अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। और यकीनन आप खुश होंगे, आबाद होंगे, खुशियां मना रहे होंगे, अच्छे अच्छे कराची के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। कराची का मौसम कमाल जा रहा है जी, बहुत मज़ा आ रहा है। कमाल मौसम के साथ एक कमाल बात यह है कि बारिश होते ही आपने घरों से निकलना नहीं है, क्योंकि मसला ये होता है बारिश होते ही हमने गाड़ी लेनी है और निकल जाना है या पैदल ही सड़कों पे निकल जाना है। बारिश होते ही जितना सड़कों पे पानी होता है, सूरत हाल ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाती है, फिर उसकी वजह से आप लोगों को घर पहुंचना मुश्किल होता है। और उससे ख़तरनाक सूरत हाल है कि रश में फंसते ही आपका पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, ट्रैफिक में फंसे रहेंगे। पेट्रोल के रेट जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। घर पर रहे, पकौड़े बनवाएं औरतों से, घर वालियों से, या खुद भी बना लें यार। फिर पता चले सारी औरतें मुझसे नाराज़ हो जाएं, कहनी कैसे मशवरे दे रही है कि हम अब बरसात में भी काम करें। चलें मिल के साथ थोड़ा सा इंजॉय कर लें और बारिश को इस तरह से इंजॉय करें। और साथ साथ जिन लोगों ने कुर्बानी के जानवर लेके आए हैं, थोड़ी सी एहतियात ये कीजिएगा कि खंभों के साथ और ऐसी चीज़ों के साथ उनको ना बांधें कि अल्लाह ना करे बहुत सारे हादसे होते हैं, करंट लग जाता है। उनको सेफ जगह पे उनको रखें ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। और जिस तरह से बारिश का सिलसिला शुरू हो रहा है और लोग खुश तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे भी बड़े प्लान्स थे, आज बहुत सारी चीज़ें करनी थी मैंने, पर सारे प्लान्स मैंने कैंसिल कर दिए बारिश का सुनते ही। मैंने कहा नहीं भाई, बारिश में तो रिस्क लेना नहीं। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, एक बार मिलती है, उसको बड़ा अच्छे तरीके से गुजारना है। ये नहीं करना कि आपने जल्दबाजी में बारिश के मौसम में भी बाहर निकलें और कोई हादसा हो, फिर बाद में कोई तकलीफ़ हो। तो इसी तरह आप लोग भी अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो बारिश के मौसम में घर पे ही इंजॉय करें। हम भी घर पे इंजॉय करेंगे आम के साथ। अच्छा जी, इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब, मौजूद है डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अब उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल एवरग्रीन। डॉक्टर साहब एवरग्रीन तो आप हैं, पर आज का जो मौसम है वो एवरग्रीन नहीं रहेगा बिल्कुल क्योंकि वो ऐसे ही चंद है। दिनों का आएगा, पर चंद टाइम का आएगा, पर वो बड़ा खतरनाक आने वाला है। ये बताएं सही। क्या तैयारियां हैं आपकी तरफ से, किस तरह से बारिश सही। के मौसम को एंजॉय करेंगे? जी हाँ, जी हाँ। देखिए, हर शख्स बारिश के मौसम को एंजॉय करता है। बिल्कुल। ख़ास तौर पे जो बारिशें बाहर के मुल्कों में होती हैं उसमें लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने काफ़ी मुल्कों में गया हूँ मैं, और जहाँ और हर मुल्क में जब भी जाओ कोई ना बारिश हो रही होती है, लेकिन इतना साफ़ सुथरा माहौल होता है। यानी फूल हैं, सड़कें साफ़ हैं, बाग हैं, कोई गंदगी नहीं है, बड़ा इंजॉय होता है। रात को एक जगह में उतरा 2 बजे तो बारिश हो रही थी, एयरपोर्ट से निकला हुआ, और इतना उम्दा जो है वो रोशनी चल रही है, लाइटें नहीं जाएंगी। मगर उसके बरक्स हम अपने मुल्क में होते हैं तो हम भी अपने इंजॉय करते हैं, इसलिए कि अब घर में पानी पीने को तो होता नहीं है ना, हमारे नलकों में पानी आता है, तो वो जो बाराने रहमत है हम उसी को देख के इंजॉय करते हैं, है ना। उसी पानी को समझते हैं कि यही हमारी रहमत है। अब तो ये अच्छा, वही पानी रहमत बन जाता है जब वो बाहर जाके गली नालियों में जमा हो जाता है, तो वो हमारे लिए नुकसान का बायस बन जाता है। गड्ढे गड्ढे, आपको पता है हर जगह जो है ऐसी चीज़ें मौजूद है जहाँ पे बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ियाँ गिर जाती हैं, तो ये हुआ। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई, मैंने देखा कि पिछले दिनों रोड की कंस्ट्रक्शन हो गई है, काफ़ी सड़कें बन चुकी हैं, गड्ढे नाले जो थे वो साफ़ हो गए। तो इस दफ़ा मुझे चांस लगता ही है, अल्लाह से दुआ भी यही है कि नुकसानात कम से कम होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर। और इसी के साथ साथ ये बड़ा मुश्किल दौर होता है कि जब आपके बाल गिर रहे हो, ये बड़ा एक मसला है कि जब बहुत सारे लोगों का जो मसला है वो हेयर फॉल का है और फिर उनको बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और ऐसी चीज़ें लाइव भी हो जाती है। खैर, ज़िंदगी है, हम भी आप जैसे हैं, लाइफ है, हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें बहुत सारी हो जाती है, पर हंसी आ जाती है। चलिए ठीक है जी। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी आऊँगी। आप हमें अगर लाइव कॉल करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब थोड़ा सा कोरोना की तरफ आएंगे। कोरोना जिस तरह से न्यूज़ में और हर चीज़ में पता चल रहा है कि फिर से कोरोना आ चुका है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपडेट है? देखिए, ये शुरू से प्रोडक्शन हो रही थी कि ये कोरोना तकरीबन समझ लीजिए हमेशा ही रहेगा। अच्छा। बिल्कुल उसी तरह जैसे फ्लू थे और चिकन पॉक्स थे और दूसरे पॉक्सेस जो थे, जो वायरल डिजीज थी, वो आज भी पाई जाती हैं। लेकिन जब इन्हीं के शुरू के स्पेल हुए थे वो डेंजरस होते थे। इसी तरह कोरोना के जो थे, ये शुरू के स्पेल जो थे डेल्टा तक वो मैक्सिमम था, उसके बाद पे ये स्लो हो गया, अब ये फ्लू लाइक हो गया। यानी अब जो इस वक्त जो इसके जो ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है, ये 6 वेरिएंट या 6ठी लहर जो आ रही है, ये अब इतनी डेंजर नहीं है, फ्लू की तरह है ये। मैंने भी एक दो पेशेंट देखे हैं इसमें जो बिल्कुल मिमिक है, बिल्कुल समझ को फ्लू की तरह है ये। अच्छा। नजला जुकाम खांसी हल्का सा वो फ्लू हो गया, गला मतलब खतरनाक खराब हो नहीं गया, है।
कोई डेंजर नहीं है, वो बुखार हल्का सा हो गया, लेकिन वो लफ्ज जो है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया मुझे, वो बड़ा डेंजरस है। वो बॉडी रेजिस्टेंट ड्रॉप कर देता है। जब तक आपको इलम नहीं है ये कि आपको कोरोना हो रहा है, तो वो पेशेंट जो है, आज का मरीज जो नया जो कोरोना या ओमिक्रॉन है, उसे बड़ा आसानी से फाइट कर रहा है उसको। अच्छा। बड़े तरीके से होके निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ उसको मान लो उसको बॉडी रेजिस्टेंट ड्रॉप हो जाता है। तो हमें इस पर ख्याल रखना चाहिए। ये जो हमारी लहर आई है, ये 9 अप्रैल से आई है। 9 अप्रैल के बाद से जो ओमिक्रॉन चला था, ये छठी लहर इसकी आई थी, और इसमें B4.4 और 5 आया था ये, और अब भी यही मौजूद है, और अब ये इसी तरह सर्वाइव करेगा ये। तो अब मुझे लगता है कि इतना कोई ख्याल डेंजरस नहीं है ये, और लेकिन हमें केयर तो करना है, केयर करना है। इसमें 2 फैक्टर ज़्यादा है जो दूसरों के मुकाबले में जो है, और वो यही है कि इस भी हाईली कॉन्टेजियस है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। आपने स्नेजिंग की, आपने छींके की तो फैल गया ये, आपने खांसी की तो चला गया दूसरी तरफ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो SOPs थी हमारी, हमें उसको फॉलो करना होगा। यानी इस वक्त हमारे पास जो मास्क था, फेस मास्क हमारे जो थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वो लगाना जरूरी है। फेस मास्क और सोशल डिस्टेंस, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हमें इन दोनों को फॉलो करना है, तो हम इससे बचाव कर सकते हैं। बचाव के ये कि अगर ये हो जाता है एक को, तो लाजी बात फैमिली में तो आएगा है, इसलिए कि वो तो फैमिली में आप कहाँ तक केयर करेंगे ना। लेकिन चूंकि अब ये कोई इतना डेंजरस नहीं है, तो लिहाजा इतना ज़्यादा परेशानी होने की बात नहीं है। और मैं समझता हूँ ये अब बाकायदा इसको हॉस्पिटलाइज होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये वायरस जो है स्पॉन्टेनियस खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा। आपका ये 5 से 10 दिन में खुद ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही कम ऐसे हैं जो इसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो, क्योंकि ये सीने में नहीं जा रहा है। पहले होता था ना वायरस जो था वो सीने में चला गया, नमूनिया कर रहा था ना, वायरल नमूनिया हो गया, निमोकोकल हो गया, बहुत सीरियस हो रहा था। अब ये सीने में नहीं जा रहा है, ये ना ये कान के रास्ते ऊपर। पहले वायरस जो था आपको पता है वो नमनीस हो रहे थे, टेस्ट बड हमारे मुतासिर हो रहे थे, जायका नहीं मालूम हो रहा था, समझना, आंखें हाथ पैर सुन हो रहे थे। इसमें वो चीज़ें इतनी नहीं है। अच्छा तो डॉक्टर साहब, ये सेफ है काफी हद तक। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बताएं, अब जो कोरोना आया, पहले ये कहा जाता था जूसेस और ये सारी चीजें आप लें, इस तरह की हेल्दी फूड है वो लें, तो अभी भी इसी तरह करना है या नॉर्मल है, इतना हाइपर हम ना लें इस चीज को कि बस अब जूसेस लेने हैं, या आपने बहुत फिट रहना है, एक्सरसाइज भी करनी है ताकि आप इसके साथ लड़ सके? वही सिचुएशन है कि सिचुएशन भी चेंज हो चुकी है? बिल्कुल वही है, लेकिन अब ये कि उसको इतना ज्यादा आपने नहीं लेना, इतना ज्यादा टेंशन के साथ आपको नहीं लेना। अब आप उसको थोड़ा इजी, अब ये दुश्मन आपको थोड़ा सा कंपेरेटिवली हल्का हो गया है। मतलब दुश्मन अगर थोड़ा टाइम गुजर जाए तो हल्का हो जाता है। ये हल्का हो जाता है और हल्का है ये, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उसको हल्का ही ले लें। इतना भी हल्का नहीं लेना, ये भी बात है। कोरोना को हल्का नहीं लेना, कभी भी वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल ऐसा है। तो ये केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, जिन लोगों को टेस्ट के बाद पॉजिटिव आ जाए, थोड़ा सा केयर करें। बाहर अगर आप जा रहे हैं, या वैसे तो कोशिश करें ना जाएं, पर अब जॉब है या कुछ ऐसा है तो मास्क लगाएं, थोड़ा सा केयर करें ताकि और लोगों को ना लगे, और जो एक रूटीन थी उसी रूटीन से चले, जिस तरह पहले कोरोना हुआ था, और वो सारी रूटीन जिस तरह की हमारी बनी हुई थी उसी तरह करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी चीज़ वो हुई कि अब वो जिस तरह से आपके टेस्ट जो है वो आपको किसी चीज़ का नहीं पता चलता था, वो एक शुरू में आया था ना कि किस तरह पता चले कि आपको कोरोना हो चुका है? आपका जुबान का जायका चला जाएगा, आपको खुशबू और बदबू आना खत्म हो जाएगी। ये हम लोग खुद भी तो डॉक्टर बनते हैं ना, क्या करें, हमें आदत है खुद डॉक्टर बनने की कि खुद से ही पहले टेस्ट कर लेते थे, जायका नहीं आ रहा, अच्छा खुशबू भी नहीं आ रही, ये भी हो गया, कोरोना हो गया। मतलब टेस्ट तो बाद में होता था, उससे पहले हम खुद घर में टेस्ट कर लेते थे। तो अब ये है कि ये वाली अभी ये सिचुएशन नहीं है, लेकिन आप इसको ये ना समझें कि ये नहीं हो सकता। कोरोना कोविड-19 ये वही है, वही वेरिएंट है, इसकी सब क्लासिफाई हो गया। जो भी चीज है, अगर फर्ज कर लें कोई अभी भी जैसे एक नेजल को अफेक्ट कर रहा है, एक गले को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, एक एयर को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, एक नर्वस सिस्टम को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, कोई भी इनमें किसी की भी इंटेंसिटी बढ़ सकती है, किसी की इंटेंसिटी कम हो सकती है। लेकिन आपको मैं ये फिर भी बता दूं कि देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इस बीमारी का बाकायदा कोई इलाज नहीं है, ये वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डील कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये समझते हैं कि भाई टेस्ट बड़ हमारा कम हो गया, हाथ पे सुन हो रहे हैं, तो इसमें नर्वस सिस्टम मुतासर होता है, तो हम न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स जो होते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स जो न्यूरॉन्स को हमारे एक्टिवेट करते हैं, अब वो ले लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये कोरोना का इलाज है, नहीं, इलाज नहीं है, बस तो नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर दें।
टेस्ट बड है उसको एक्टिवेट कर दे। अगर आपने देखा गला आपका ज़्यादा ख़राब है तो हल्का नीम गर्म पानी आपने शुरू कर दिया, उससे आपको रिलैक्स मिल जाएगा। आपको शोर थ्रोट की चीज़ें कुछ हैं, लॉजेंसेस वगैरह होते हैं वो ले लो, उससे सही हो जाएगा आपका। आपको बहुत जिसमें दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो कोई एनर्जेटिक ले लिया आपने। ठीक अब है। ये नहीं है कि भाई उसका वो अपने आप ही सही होगा, सब कुछ अपने आप होगा, ऐसा नहीं है। आपको सपोर्टिव थेरेपी लेनी होगी, और लाजमी अगर है। आप उसकी ग़िज़ा बेहतर कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतर है। इसलिए कि ये जितने भी वायरस होते हैं, ये इसमें 90% इम्यूनिटी कमी की वजह से होते हैं। ठीक ये है। जहाँ कमजोरी देखते हैं ये वहाँ अटैक करते हैं। ये दुश्मन है आपका, कमजोरी की तरफ जाता है। जो हेल्थी लोग उनको अटैक नहीं करता ये। तो बेहतर यही है कि अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें, ग़िज़ा अपनी बैलेंस रखें। मैं कहता हूँ आपने ग़िज़ा बेहतर बैलेंस करेंगे तो आप आधी बीमारियाँ तो आपके वैसे ही दूर हो जाती हैं। फिर जैसे कि पहले बताया था कि हमारे यहाँ माशाल्लाह वैक्सीन आ चुकी है। अब ये वायरस कितने ही सख्त क्यों ना हो, वैक्सीन हमारे पर मौजूद थी, और मौजूद ही नहीं थी बल्कि तकरीबन सबको लग चुकी थी। भाई फर्स्ट डोज आप सबको दे चुके हैं, सेकंड डोज दे चुके हैं, और बहुत सौ को आपने थर्ड डोज भी दे दी है। इसके लिए वैक्सीन के लिए मैं थोड़ा सा ये आपको ब्रीफ कर दूं कि जिन्होंने सेकंड डोज ले ली है और जिन्होंने थर्ड डोज भी ले ली थी वो तो बिल्कुल सेफ है। अब कोई चौथी डोज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दूसरी और तीसरी डोज जो आपने तीसरी डोज ली थी उसके दरमियान और अभी तक अगर मोर देन 5 मंथ्स का डिफरेंस है, 5 महीने का ज़्यादा का डिफरेंस है, तो फिर आप एक और डोज ले सकते हैं। आप बूस्टर डोज ले लेंगे आप उसको। अदरवाइज ये कि आपको बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 और 4 महीने हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन वैक्सीन जो है वो ही बेहतर प्रोटेक्शन है। ठीक है। इलाज से बेहतर वैक्सीन है आपकी। वो अब बच्चों को भी लगाई जा रही है, बच्चों को भी शुरू हो गई यही वैक्सीन कोरोना की, और दूसरों को भी लगाई जा रही है। जो जिनके बूढ़े लोग थे जो जिनकी थर्ड डोज नहीं हुई थी उनको लगाई जा रही है। मैं समझता हूँ वैक्सीन का ऐसा सिस्टम है कि ये तो आपको लगाना ही लगाना है। भले ही आप ये समझें कि इसकी ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि यही नहीं समझें कि 6 लेयर है, आगे जाके 7वीं भी आ सकती है, इसका भी चांस है। इसलिए कि वैरायटी तो मौजूद है ना, हर चीज़ की वैरायटी मौजूद है। तो वो वैरायटी में हमको उसको वेरिएंट कहते हैं। भाई हालांकि मॉडिफाई हो गया, नया वेरिएंट आ गया, सब में ना। लेकिन अब ये डिक्लाइन की तरफ है। अपनी बॉडी को हमें मजबूत रखना है, अपने बॉर्डर जो है आपके अपने बॉर्डर को मजबूत रखना है ताकि आपका दुश्मन आप पे अटैक ना कर सके। आप एक ऐसे सोल्जर हैं जिनकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है, आपके पास एहतियात भी है और आप खुद भी मजबूत है आप, तो फिर हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं आप। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा टॉपिक से हटके एक बात मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे देख रहे होंगे कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर किसी को रात को नींद नहीं आती, और मतलब कोई सोच भी नहीं होती और पर नींद नहीं आती और जहन उलझा हुआ होता है, जैसे आपका दिमाग जाग रहा है, कोशिश कर रहे हो सोने की पर वो जाग रहा है, तो इसका मकसद क्या है? क्या वो डिप्रेशन में है वो इंसान? ये पॉइंट क्या डिप्रेशन की तरफ जाता है कि ये डिप्रेशन में है? थोड़ा सा ये इसलिए कि ये सवाल मुझसे बहुत किया जा रहा है और थोड़ा सा अपना भी कुछ ऐसा ही हाल है कि रातों को नींद नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कि पूछ लूं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह डिप्रेशन कोई सोचने वाली ऐसी चीज नहीं है कि जिस पे सोचा जाए, पर बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है क्योंकि हर दूसरे इंसान से ये बात सुनने को मिल रही है कि रात को नींद नहीं आती है। सही है। रात की नींद ना आना हम इसको कहते हैं, टर्म्स होते हैं इंसोम्निया। ठीक है। अब इंसोम्निया की जैसे मेडिकली कई किस्में, अर्ली, मिड और लेट इंसोम्निया। किसी को जल्दी नींद आ जाती है, किसी को आधी रात को उठ जाते हैं, कोई देर से सोता है, यानी इसकी वैरायटी है। और मकसद सब ये है कि जागना, इसका जो बीमारी का है, ये बीमारी नहीं, ये कंडीशन है ये। और ये कंडीशन रिफ्लेक्ट करती है आपके जहन पे। आपका तो जहन की जो वो एक्टिविटी जो आपने दिन में गुजारी है वो रिफ्लेक्ट करती है आपको। अगर आप ये अपने समझ लें कि इस्लाम में इसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया है इस चीज़ का। इस्लाम ये कहता है कि जब आप बेड पे बिस्तर पे लेटें तो अपने पुराने जितने भी लोग थे आपके सबको माफ़ कर दें आप, और अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांग लें, फिर तो नींद आनी है ना। भाई आपको दो ही चीज़ें होती हैं, या तो किसी से टेंशन है या आपको अपना टेंशन है, इसीलिए नींद नहीं आएगी ना। या तो आप सोचेंगे या तो मुझे ऐसा चीज़ होगी या तो अब मैं मर जाऊंगी, अब मेरे साथ कुछ भी हो, अब मैं बस बहुत इन्वॉल्व हो गई मर्ज में, तो नींद ही आ गई, उड़ गई आपकी। आपने या आपको खौफ आ गया, अच्छा मैं सुबह उठूंगी तो वो बात करेगा, या बेटा ने तंग कर दिया है, पड़ोसी ने तंग कर दिया है, तनख्वाह नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, ये नहीं, वो जहन आपका घूम रहा है, तो परेशानी है, लोगों से परेशानी है। आप कहेंगे भाई जितने भी लोग थे मैंने सबको माफ़ कर दिया, और या अल्लाह तो मुझे भी माफ़ कर दे, अब कलमा पढ़े और सो जाए। बेशक बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। अगर आप
दिल में किसी के लिए कुछ है तो कोशिश करें उसे माफ़ कर दें। कोशिश करें कि अगर कोई आपसे नाराज़ है तो उससे भी माफ़ी मांग ले, इंसान छोटा नहीं होता। और अगर फिर भी कोशिश करें कि अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि बात नहीं हो पाती तो चुप करके साइड पे हो जाए। मेरे हाल बिल्कुल से बिल्कुल। कुछ बोलने से बेहतर होता है कि चुप रहें, वो सबसे अच्छी चीज़ है। नींद ना आने की वजह मुझे ऐसा लगता था कि थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर मैं थकी हुई होती हूँ तो मेरे सर में दर्द, जिस्म में दर्द, तो मुझे नींद नहीं आती। शायद मुझे ये लगता था कि शायद तकलीफ की वजह से नींद नहीं आती है, हाँ, अब इसके दो पहलू हो और गए। एक मोबाइल की वजह से नहीं बिल्कुल, आती। देखिए हाँ, दो पहलू हो गए ना। एक हाँ वो हमने नॉर्मल पहलू लिया है, हाँ। ये ना। अब हमने लिया पैथोलॉजी, बीमारी के तहत। बीमारी में ये ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो नींद नहीं आ रही नहीं आ रही। है, पेट की बीमारी है तो नींद नहीं आ रही है, समझे ना। आपका जो है नफसियाती है हो रहा है कि घबराहट हो रही है, डर घबराहट हो खौफ रही। है, आपको नींद नहीं आ रही है। हाँ। तो इस तरह से तो बहुत सी डिवीजन है आपकी इसकी ना। लेकिन वो जो बड़ी बड़ी जो बीमारियां आपकी, जो जिस्म के दर्द हैं, जैसे आपने बताया बुखार आपको हो रहा है, आपको कोई और प्रॉब्लम, उसको हल करें। वो डॉक्टर को बताएं, वो आपको कुछ मेडिसिन देगा। यही ठीक नहीं है। देगा कि नींद की दवाई है, वो आपको पेन किलर देगा। आपको अगर बुखार है तो उसकी ये दवाई देगा, कोई एंटीबायोटिक सूट करती है तो वो देगा, आपके वो मसले हल होगा, फिर आपको नींद भी आ सकती है आपको। ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने या आपको बता दी ब्रेक में आप दवाई देंगे, मैं लूंगी आप ब्रेक। तो मेरे डॉक्टर साहब आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब है। मैं जब भी बीमार होती हूँ और मैं इन्हीं को मैसेज करती हूँ, डॉक्टर साहब मुझे ये हो गया, डॉक्टर साहब दवाई दे दें। हालांकि डॉक्टर जो मेरे बचपन से जिन डॉक्टर्स के पास जाती थी मैंने सब छोड़ के मैं डॉक्टर साहब से दवाई लेती हूँ क्योंकि मुझे सूट करती है बहुत ज़्यादा। तो अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और साथ साथ हमारी जो है वो बीमारी, कोई भी किसी किस्म की भी बीमारी में सारी बीमारियां लेके चल रही है। सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है सबका यही है कि रात को नींद नहीं आती। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा डॉक्टर साहब नींद क्यों नहीं आती है, डॉक्टर साहब ने बता दिया भाई सबको माफ़ कर दो और माफ़ी मांग भी लो। तो ठीक है, सबको माफ़ भी कर देंगे और सबसे माफ़ी भी मांग लेंगे और फिर नींद इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। दिल साफ़ करके सोना चाहिए, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कि सुबह हो, सुबह हमारी आँख खुले ना खुले, और फिर एक लोगों के दिलों में भी मला लो और फिर अपने आगे के जो सफ़र है उसको भी मुश्किल किया जाए। तो इससे बेहतर है कि माफ़ करके सोएं, तो वो सबसे बेहतर चीज़ है। और इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब थोड़ा सा फिर मैं आपकी जानिब आती हूँ। ये अब हम बात करेंगे मंकी पॉक्स पे, ठीक है, मंकी पॉक्स पे बात करेंगे। अब इस पे क्या है डॉक्टर साहब, ये भी क्या अब जो मौसम है इसमें ये आया हुआ है, क्योंकि चिकन पॉक्स का तो देखा है मैंने खुद ना, बिल्कुल ये बिल्कुल उसी की कोई फैमिली है, बिल्कुल ऐसे ही है। रिश्तेदार हैं ये आपस में। ये देखने में तो वही चीज़ है, हाँ। लेकिन ये कोविड की फैमिली नहीं है ये। नहीं नहीं, मतलब हाँ, चिकन पॉक्स की फैमिली हाँ, है ये। चिकन पॉक्स की फैमिली है ये। हाँ। और चिकन पॉक्स की भी नहीं है, स्मॉल पॉक्स की है ये। अच्छा। पहले हमारे पास जिसे हम चेचक चेचक कहते थे उर्दू जी। में, चेचक, स्मॉल पॉक्स, जी। ये इतनी डेंजरस बीमारी थी पाकिस्तान में। और शुरू में 1952-53 में इसका बहुत उरूज हुआ था। अच्छा। फिर ये 60 तक 70 तक बड़ा बहुत प्रिवलेंस था इसका, एपिडेमिक हो गया था ये ना। तो इस पे बाकायदा माशाल्लाह पे काम हुआ, पे इसकी वैक्सीन आ गई और बहुत जल्दी काबू पा लिया। ये 80-90 में ये स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया था। ठीक है। इसमें खास बात ये होती थी कि इसमें जो स्पॉट होते थे चेहरे के ऊपर, स्कार होते थे, वो परमानेंट होते थे। ठीक। परमानेंट जो है वो दाग धब्बे चेहरे पे बनते थे, मोटे मोटे, बड़ा जो खतरनाक माना जाता था। तो शुक्र अल्लाह का वो चला गया। उसके बाद अब ये आई है मंकी पॉक्स। ये इसका जो वेरिएंट जो पहले आया, अभी जो आया, ये मई में आया था। मतलब अभी ये स्टार्ट है। ये स्टार्ट हुआ था, ये 9 मई से स्टार्ट हुआ था ये। और इस वक्त की जो रिपोर्ट है, यानी 29 जून की जो रिपोर्ट है, समझे ना, पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 24 ममालिक में ये फैला हुआ है ये। ठीक है। और तकरीबन अभी इसके वैसे वेरिएंट ज़्यादा नहीं हुए, 2 से 5 हज़ार तक इसके जो है इसके केसेस डिटेक्ट हुए हैं। सिर्फ 216 कनाडा में हुए हैं ये हमें, यानी हर मुल्क में, ये अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह हुई है। हाँ, पर डॉक्टर साहब ये कितने ज्यादा खतरनाक, कितना ज्यादा लेकिन खतरनाक? ये डेंजरस नहीं है। इसकी मौत हुई, 5 डेथ हुई है इसके साथ जो हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ वो जो डेथ हुई इनकी जो हुई थी, उसमें लाजिक कुछ भी हो सकता है। अब एक पेशेंट है, उसको कार्डिक प्रॉब्लम है,
उसको ये हो गई उसमें। जब भी इसको ये मंकी पॉक्स हुआ इसको, तो इसमें स्किन लीजन हुई, ब्लड प्रेशर मुतासर हो गया इसका, समझे ना। दूसरे लफ्जों में इसका शुगर लेवल भी कम हो जाता है। अच्छा। तो 5 इसमें डेथ हुई है। वैसे अपने तौर पे इस बीमारी में ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती जिससे डेथ होती हो, इसलिए कि ये ना कार्डिक पे, ना न्यूरोलॉजी पे, ना ब्रेन पे, ना किडनी को अटैक नहीं करती। ये स्किन लीजन है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है ये। सीधा सीधा बॉडी पे, आपके फेस पे, आपके चेस्ट पे, बैक पे, यहाँ पे दाने निकलेंगे स्कारिंग वाले, और इसके स्कार ख़त्म हो जाते हैं, समझे ना। अब वो उसके खौफ से कोई मर जाए, वो एक अलग बात हो गई हाँ, है, खौफ भी तो मौत देता है। वो नफ्सियात ही है। तो इस तरह से इसकी अभी तक कही है, इसमें कोई इतना डेंजर नहीं है। पाकिस्तान में शुगर अभी तक कोई डेथ नहीं हुई है, अभी तक कोई केस नहीं मिला इसका हमें। अभी तक की जो हमें इस पर जो हमारी से जो है रिपोर्ट जो है इसकी, इसमें कोई रिपोर्ट वो नहीं है। तो हम महफूज हैं इससे, हमें वही भुगतना है, कोविड-19 ही से हमें, उसी से हमको उसको फेस करना है, उसी से हमें निपटना है और अपने आप को बॉडी मजबूत रखना है। देखिए, पाकिस्तानी कौम शुरू से एक ख़ास बात थी, ये बहुत मजबूत कौम मानी जाती थी और है। लेकिन कुछ अरसे से इसमें कमज़ोरियाँ आने लग गई थी, जिसकी वजह से ये हुआ कि आपका मुल्क भी कमज़ोर हो गया, आपके लोगों की नज़र आपके मुल्क में हो गई, आपके मुल्क का बड़ा हिस्सा जो था 1971 में वो चला गया, आपके कमज़ोर थे। फिर ये सोचा गया कि अल्लाह ताला ने इस जहन में ये लाए, उन्होंने कहा कि चलो पाकिस्तानी कौम को ताकतवर बना देते हैं। उन्होंने एक ऐसी बीमारी डाल दी जिसमें सारे लोग सेहत बनाने में लग गए कि अपने को मजबूत करो, इम्यूनिटी मजबूत करो, इम्यूनिटी मजबूत करो। और बिलाखिर उन्होंने दो साल 2019 का दिसंबर और 22 का ये 2 साल लगा हमें, 2 साल जिसमें फ़ाइट किया, फाइट बैक करके बैक हुआ ये, और इंशाल्लाह ओवरकम हो गया है ना। और वैक्सीन आ गई, कुछ वैक्सीन से हुआ, कुछ लोगों ने अपने तौर पे जो स्टेमिना डेवलप किया, और रिज़ल्ट ये निकला कि अब माशाल्लाह हमने ओवरकम कर लिया। अब जो ये वेरिएंट हमारे पास कोविड-19 का है, ये बिल्कुल कंट्रोलेबल है। ये उस वक्त आपको अटैक करेगा, खुदा ना खास्ता, जब आप उससे खौफज़दा हो जाएंगे, आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म वीक हो जाएगा, मेडिसिन नहीं लेंगे या आपको नेग्लिजेंस करेंगे, तो ये अटैक करेगा। और जब मंकी पॉक्स के आपने बताया था, तो ये सेफ है, अभी तक कोई ऐसा कि हमारे यहाँ नहीं हुआ अटैक। अच्छा डॉक्टर साहब, खौफ तो वो किसी किस्म का भी हो तो वो समझे खौफ तो आपको ख़त्म कर देता है। अगर आप किसी किस्म का भी खौफ हो, सिर्फ दिल में खौफ खुदा रखें, बाकी खौफ ना रखें। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मतलब ये है कि जो जिनको खौफ है, जो नफ्सियाती डिप्रेशन में आते हैं, आप जब उनसे बात करेंगे कि भाई आप ये नहीं करें, तो वो ये कहेंगे कि हम तो खौफ नहीं करते, ये खुद ब खुद हो जाता है। खौफ जानबूझ के किसी को डिप्रेशन वो आ या जाता एंजाइटी है, अब जानबूझ के नहीं आती किसी को, वो आ जाता हाँ, वो दिमाग का हिस्सा है कि आपका जो लाइफ पैटर्न ऐसा था, वो खौफ डाल देगा, है ना। अब जैसे किसी वक्त में ये था कि अभी बम इतने हो गए, बम ब्लास्ट इतने हो रहे थे, इतनी दहशतगर्दी हो रही थी कि बच्चे तक डरने लग गए थे, है ना। अब बच्चों का वो रिश्योरेंस वापस हुआ, अब उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, बड़ों का हुआ। अब हमारे यहाँ क्या है, इसमें किडनैपिंग बहुत ज़्यादा है, बच्चों की, बच्चियों की किडनैपिंग है, उठा लेते हैं बच्चों को। अब ये खौफ है, तो हमारे यंग बच्चे जो वो बाहर नहीं निकलते, कहना वो जाते हैं तो एहतियात के साथ जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ डिप्रेशन है हमारे यहाँ, जो कुछ बीमारियों का है, कुछ माहौल का है। अब एक और डॉक्टर साहब डिप्रेशन है कि लाइट रात को ना जाए बस है कि नहीं है डॉक्टर साहब? बताएं मुझे कि अब ये वाली चीज नहीं होती कि किसी मेहमान ने आना तो सोच रहे हैं कि अब लाइट ना चली जाए, और फिर आधी रात को लाइट ना चली जाए, और फिर सुबह सुबह लाइट ना चली जाए। अब ये भी बड़ा डिप्रेशन के लिए ना अहम किरदार के इलेक्ट्रिक का है कि लोग डिप्रेशन में इस वजह से भी कि सुबह काम पे जाना है, रात को लाइट नहीं है, तो इंसान ये सोचता है और काम से आके हो जल्दी से सो जा, 2 घंटे बाद लाइट जाने वाली है। हाँ, इसके लिए तो मैं अब एक ही मशवरा दूंगा, हाँ, वो यही है कि मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इलेक्ट्रिक को कि ये लाइट आप बिल्कुल बंद कर दें। अब हमें जरूरत नहीं है इनकी लाइटों, अब हम लोग इतनी आदत हो गई है बगैर लाइट के रहने के कि अब कोई एक उम्मीद रहती है कि शायद अब आ जाए, फिर उस वक्त भी नहीं आती, तो हम भाई उसके बगैर जी लेंगे जबरदस्त। हाँ, हम उसके बगैर जी लेंगे, हम सड़क पे बैठ जाएंगे, छतों पे बैठ जाएंगे, लेकिन हमें ये ना दो। इसलिए कि जब आप 18 घंटे आप लोड शेडिंग करते हो और 4 या 6 घंटे लाइट देते हो और जब बिल आता है तो वो 24 घंटे का होता है, बड़ा खतरनाक बिल होता है। तो फिर जरूरत क्या है? आप एक जो है वो कहते हैं कि वो ऊँट के गले में बिल्ली, आपने कुछ भी नहीं किया और आप बिल हमें उतना ही दे रहे हैं आप। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो है हमें ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिक की, कि अब हम अपने इलेक्ट्रिक किसी न किसी तरीके से बना ही लेंगे। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने एक न्यूज़ सुनी थी
कि क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा था, तो एक साहब ने दावा किया कि मैंने पानी से गाड़ी चला दी है। अब मतलब इसी तरह की चीजें निकल आएंगी। हम कहेंगे वो अब कुछ ही दिन में ये आ जाएगा, हम तो भाई पत्थरों से आग बना लेते हैं, हमें आपकी रोशनी की जरूरत नहीं, हम चूल्हे जला लेंगे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं, ना गैस की ज़रूरत है आपकी, ना हमें जो इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है। तो ये एक अलमिया है, आपके मुल्क का एक अलमिया है। आप ये समझ लें कि अगर आप इलेक्ट्रिक के लिए आपको फ्यूल की ज़रूरत है, अब जैसे कि नवाज शरीफ के जो ग्रुप है, ये शहबाज शरीफ साहब ने, इन्होंने कहा था वो कोयला से वो हम बिजली बना लेंगे, पेट्रोल ले लेंगे उससे। तो वो कोयला जो था पहले बाहर से आ रहा था, अब वो अफगानिस्तान से आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें हमें लेने में 2 अरब रुपए बच जाएंगे हमारे पास। तो देखिए इस किस्म की अगर पॉलिसी आप पहले भी कर सकते थे, आपको पैसा जो बच रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप ये बताएं कि कोयला आज भी आपके मुल्क में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये दुनिया की रिसर्च है। ये आप अपना बलूचिस्तान का एरिया देखें, कोयला ही कोयला है। वो कोयला आप क्यों नहीं निकाल रहे? आप हैं, आप उधर से ले रहे हैं। अफगानिस्तान जैसे मुल्क जो अभी आज़ाद हुआ है, तालिबान की हुकूमत आई है अभी उसको, तो आपका मुल्क में कोयला जो इतनी वाफर मकदार में मौजूद है, आप नहीं निकाल रहे वहाँ से। गैस आपके मुल्क में बहुत है, आप नहीं निकाल रहे आप उससे जमीन। इसी तरह वो एक वक्त था कि वो महंगाई के लिए तेल, कहने के वो जो है वो तेल जो है वो आपने इंडोनेशिया से आप ले रहे हैं आप, तो उसमें आपकी बड़ी बचत है। ये बड़ा अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा है आपने ये किया। मैं समझता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। देखिए अगर आप ये देखें कि ये हासिल की, ये सनफ्लावर से हासिल होता है। सनफ्लावर को रिफाइन कर लेंगे तो तेल बन जाता है ये। तो इतना सनफ्लावर आपके मुल्क में, क्योंकि धूप ज़्यादा है ना, सनफ्लावर बहुत है आपके मुल्क में, है आप उसको उगा लें, आप उससे तेल खुद पैदा कर लें, है। तो बजाय इसके हम दूसरे से लें। ये जो मुल्क इंडोनेशिया है या अफगानिस्तान, ये आपके मुल्क से बेहतर मुल्क नहीं है ये, मगर आप उनसे चीज़ें ले रहे हैं। ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ। अब देखिए एक बात थी कि ये ऑलिव ऑयल है, तेल जो हम जैतून का तेल हम कहते हैं। एक वक्त था कि ये पहले मुझे शायद बताया गया था नवाज शरीफ के दौर में, ये जो ऑलिव ऑयल होता है ये इटली टर्की इनमें ज़्यादा होता है। तो ये जब विजिट पे गए तो उन्होंने कहा अच्छा है ऑलिव ऑयल इधर है, तो वहाँ से कुछ पौधे ले आए वो जमीना, उन्होंने ला के मुल्क साइड पर उगा दिया। इमरान साहब की जब हुकूमत आई, इमरान खान की, तो इन्होंने कहा कि मुझे दरख्त उगाने, तो इन्होंने वहाँ से काफ़ी मकदार में तकरीबन 10 लाख पौधे लगाए इन्होंने। अच्छा। आज इस वक्त जैतून का तेल दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हो रहा है, और वो बहुत अच्छी तरीके जो है ना ये यहाँ से जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से सब में। ये देखिए ना जैतून और आला क्वालिटी का। तो ये आप इसके लिए क्यों नहीं करते? आप ये भी तो सनफ्लावर को देख ले, आप ये भी इंशाल्लाह वक्त आएगा आप अपने मुल्क में बना लेंगे आप, है ना। कोयला आपके मुल्क में बहुत मौजूद है जमीन, आप अपने मुल्क में कर लेंगे आप। सोलर सिस्टम को लगा लें तो इलेक्ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। आज आप चाइना को देखें, चाइना ने इतने डैम बनाए हुए हैं कि उसके पास इतनी बिजली मौजूद है कि वो आराम से दूसरे मुल्क को दे सकता है। डॉक्टर साहब आपने सोलर सिस्टम का कहा है, मेरा तो एक दिल कर रहा है गवर्नमेंट को वो एक मैं मशवरा देना चाहूंगी कि इलेक्ट्रिक के हाथों हम लोग बड़े परेशान हैं, एक एक सोलर सिस्टम पूरे पाकिस्तान में सबको दे दे, ताकि हमारी जान के इलेक्ट्रिक से भी छूट जाए, बिलों से भी छूट जाए और सुकून भी हो जाए। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ ऐसे ही होगा, लेकिन उस वक्त भी जरा सी प्रॉब्लम होती है। अब जैसे आपने कहा आज बारिश का मौसम है, फिर प्रॉब्लम। अब मेरे घर मेरे हॉस्पिटल में सारा सोलर चल रहा है। अब मुझे लगा अच्छा बारिश है, सोलर तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। जब वो बंद हो गया तो अब क्या करें, बिजली तो होती नहीं है, तो वो मसला। तो मतलब हमें हर जगह से प्रॉब्लम है। लेकिन धूप क्योंकि ज्यादा होती है, हमारे यहाँ सोलर बड़ा सक्सेसफुल है। अगर ये जैसे उन्होंने इस पर कम की कीमतें, और कम कीमतों के साथ साथ इसको आप प्रमोट करें, हर घर में लगवाएं, तो मैं समझता हूँ बिजली की हमें इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। और उस समय या फिर दूसरा सिस्टम मैंने पहले भी बताया था प्रोग्राम में कि आप जो है ना इसका कार्ड सिस्टम ले लें, जैसे दूसरे मुल्कों में होता है। जैसे आप जैसे जो है इसे पैसा के लिए लेते हैं, आप मोबाइल के लिए लेते हैं, कार्ड लेते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक कार्ड ले लें आप, जिसने जो चलाना है वो कार्ड लगा ले, बड़ा अच्छा हो जाएगा। समझे ना भाई, आपको एसी चलाना हो या नहीं चलाना हो, आपका कार्ड लगाएं, उतनी बिजली चल जाएगी। तो इसका मसला ही ख़त्म, ना मीटरों का भी मसला ख़त्म हो जाएगा, ना ये होगा कि आप ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, सारे कार्ड सेल हो जाए। मुख्तलिफ कंपनियाँ अपने अपनी कंपनी जो है कोई भी वो अपने कार्ड बना ले अपने उठा के। तो ये सिस्टम क्यों नहीं आ रहा? आखिर इतना पीछे हम क्यों, आगे जाने के बजाय हम पीछे क्यों जा रहे हैं? तो ये ज़रा हुकूमत को भी सोचना चाहिए, और अपने जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी आगे आना चाहिए,
वो अपने इलेक्ट्रिक के ऐसे फैक्टर लगा ले जिसमें ये कार्ड सिस्टम के आ जाए, वो लगाए। मैं समझता हूँ बड़े कामयाबी हो सकती है हमें इन सब चीज़ों में। ठीक, डॉक्टर साहब थोड़ा सा महंगाई पे आएंगे। महंगाई क्या कह रही है कि अब मैंने जाना नहीं है और आप लोगों को सुकून आना नहीं है, अब मैंने बढ़ बढ़ के आना है। क्या कहेंगे महंगाई पे? जिस तरह से पेट्रोल के रेट बढ़े, चीज़ों के रेट बढ़े, क्योंकि पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो सब चीज़ों के तो बढ़ेंगे रेट। अब इस दौर में किसी बच्ची की शादी करवाना कितना मुश्किल है, इस दौर में मरना कितना मुश्किल है, क्योंकि कब्र भी खरीदनी पड़ती है जी, कफन भी खरीदना पड़ता है, घर बनाना कितना मुश्किल है, जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, किसी की दावत करना कितना मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे? सही। देखिए, ये मुल्क जब भी चलते हैं ना, वो इकोनॉमिक्स बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं इकोनॉमिक्स कि आपका मुल्क किस तरीके से चलेगा। मेरी एक मशवरा, आज मैं एक मशवरा देता हूँ, अगर उस पर अमल कर लें, हालांकि मैं इकोनॉमिक्स नहीं हूँ, तो आप यकीन कर लीजिए आपका मुल्क स्टेबल हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है, आज हमारी हुकूमत हमारे पैसा जो है ना, रुपया, उसको स्टेबल कर दे। ठीक। और ये कह दे कि आज के बाद मेरा रुपया इसी रेट पे परमानेंट है, स्टेबल है, ना ये गिरेगा ना होगा। जो सौदा करना है आपको, आज से मैंने स्टेट बैंक को आप ये कर दें कि स्टेटमेंट कह दें कि मेरा रुपया को मैंने फिक्स कर दिया। अब देखें, अब आप ये रुपया आपके जो फिक्स रहेगा, डॉलर ऑटोमेटिक नीचे आएगा। ये आपने अपने रुपये को स्टेबल नहीं किया, फिक्स नहीं किया, इसलिए ये ऐसा सब कुछ हो रहा है। डॉलर बढ़ा, रुपया नीचे आ गया, अब आप रोने बैठ गए। ये हुआ, ज्यादा मसाइल डॉलर की ज्यादा होने की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। हमारी चीजें इतनी महंगी नहीं थी, ये डॉलर बढ़ गया तो ये हुआ। आप डॉलर में खरीद क्यों रहे हैं? आप अपना रुपया स्टेबल करें, आज फिक्स कर दें आप देखिए कितना बेहतर होगा। फिर मैं ये कहता हूँ कि देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने एक अकाउंट बनाया रोशन पाकिस्तान के नाम से। उसमें मैंने सुना है कि कल मैं देख रहा था कि उसमें अच्छा खासे डॉलर आ गए। भाई वो डॉलर आप स्टेट बैंक को दे दो, वो उठा के आप स्टेट बैंक को देखिए स्टेबल, एकदम डॉलर नीचे आएगा और रुपया एकदम आपका स्टेबल होगा। वो रोशन पाकिस्तान में जो डॉलर आ गए, वो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर जम में, वो उठा के आपने, अगर आपको स्टेट बैंक को डॉलर मिल जाता है तो रेट एकदम नीचे जाएगा और रुपया आपको स्टेबल होगा। तो मेरे आज के प्रोग्राम में 2 पॉइंट मैं बता रहा हूँ। एक तो आपने अपने नोट को, पैसे को, आप रुपये को फिक्स कर दें। दूसरा, आप किसी भी तरह से स्टेट बैंक को डॉलर ला के दें, आप किसी भी तरह से, तो ये सारे पेट्रोल, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। मगर उस वक्त होंगे जब माशाल्लाह आपके सारे लोग अपने मुल्क से सिंसियर होंगे। समझे ना? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही है ये हुकूमत, थोड़ा सा मेरी बातों पर भी गौर करे इंशाल्लाह, और ये मुल्क इस वजह से, ऐसा करने से कामयाब हो सकता है, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर नहीं है तो आप इसी प्रोग्राम के तहत मुझे बताएं कि ये आपने गलत बोला। अच्छा डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग नून का अगर देखा जाए तो कहते हैं ना, सच कहना चाहिए, और जिस जगह मैं बैठी हूँ वहाँ तो हक सच कहना भी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने, अगर आप लाहौर देखे तो बना दी है, तो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह बड़ी बेहतरी आएगी। बहुत आला रोशन पाकिस्तान के साथ अकाउंट बना, पहले नहीं बना हुआ था। अब ये इंशाल्लाह मेरा जो कहना, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये स्टेट बैंक को मिल जाएगा पैसा, मैडम मिलेगा, बिल्कुल तरक्की करेगा मुल्क, बिल्कुल करेगा। लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। मैंने 2 से पॉइंट बताए थे, आपने वहाँ से लिया, आप सनफ्लावर के उगा लें आप बहुत सारे, और यहीं पर रिफाइन करें उसको, कोयला अपने मुल्क में ये बना लें। वो जो इन्होंने किया शॉर्ट टर्म किया, मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म पॉलिसी बता रहा हूँ। तो ये लॉन्ग टर्म करें तो इंशाल्लाह आप जो कि अगले 2 साल में हमारे पास खुद कोयला भी होगा, हमारे पास जो है ऑयल भी होगा, हमारे पास जो है पैसा भी स्टेबल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हुकूमत चल रही है, दुआ है मेरी कि ये हुकूमत भी जो है इसी तरह चले। लेकिन हमें पता है कि देखिए, इमरान खान जो भी है, इमरान खान की जो हुकूमत गई थी, वो ठीक है, उन्होंने ज़्यादा तवज्जो जो थी वो अपनी सियासत पे इस तरह से नहीं कर सके, वो अपने जो उनके मुखालिफिन थे उन पर। लेकिन मेरे नज़दीक वो आदमी सिंसियर है और उसको मौका मिलना चाहिए। आइंदा इलेक्शन में अगर मैं समझता हूँ वो आता है तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में आएगा, और वो एक बेहतरीन पर्सनैलिटी का मालिक है। मैंने बहुत स्टडी की है उस बंदे की, उसकी, इमरान खान की, तो मैं समझता हूँ वो इसमें करप्शन इतने नहीं पाए जाते, और अल्लाह करे कि इंशाल्लाह वो आएगा, वो कामयाब हो। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सेगमेंट का टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, हमारे सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो चुका है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से हम वापस आएंगे, तो लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यार रात का